नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। क्या ईरान में तबाही का तूफान आने वाला है? क्या ईरान पर अमेरिका का सबसे विध्वंसक हमला होने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट में निर्णायक जंग छिड़ने वाली है? सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब पिछले 24 घंटे में अमेरिका में कई ऐसी तैयारियां हुई हैं जो कि संकेत दे रही हैं कि ईरान में बारूदी तूफान आने वाला है। ईरान को लेकर ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक की, जहां अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित हमला करने के विकल्पों की जानकारी दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अगर ट्रंप हमले का ऑर्डर देते हैं तो फिर ईरान पर सबसे विध्वंसक हमला हो सकता है। ईरान के बचे हुए सैन्य ठिकानों को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए अमेरिका की सेना मिडिल ईस्ट में लगातार जिस तरीके से डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने की तैयारी कर रही है, इसके अलावा B-1B लांसर बॉम्बर विमान की मौजूदगी भी मिडिल ईस्ट में अब बढ़ाई जा रही है। ये विमान भारी मात्रा में हथियार ले जाने में सक्षम हैं और हाइपरसोनिक हथियार भी ले जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इजरायली मीडिया का तो दावा ये तक है कि अमेरिका से 6000 टन से ज्यादा हथियार पिछले 2 हफ्ते में इजरायल पहुंचे हैं। और सवाल है, क्या ईरान पर आखिरी अटैक की तैयारी है? क्या अब की बार ट्रंप के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं? क्या ट्रंप ने ठान लिया है कि ईरान को बर्बाद करके ही दम लेंगे? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। क्या ईरान पर फिर बारूद की बरसात होगी? क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी होगी? क्या मिडिल ईस्ट में 24 घंटे बाद टूट जाएगा सीज फायर? क्या ईरान में फिर बरपेगा अमेरिकी सेना का कहर? ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कमांड अफसर ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित हमला करने के विकल्पों की जानकारी दी। इसमें बताया गया है कि अगर ट्रंप ईरान पर दोबारा हमले का फैसला लेते हैं तो छोटा लेकिन बहुत ताकतवर हमला किया जा सकता है। इस हमले में ईरान की बची हुई सैन्य ताकत, उसके नेता और अहम ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका एडवांस हथियार इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रहा है। अमेरिका की विनाशक तैयारी संकेत दे रही है कि मिडिल ईस्ट में जंग की चिंगारी भड़क सकती है। ईरान के बचे सैन्य और अहम ठिकानों पर भीषण बमबारी हो सकती है। पहले से ज्यादा तबाही हो सकती है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की सेना अब अपने सबसे आधुनिक हथियार डार्क ईगल को मिडिल ईस्ट में तैनात करने की तैयारी कर रही है। यह हथियार अमेरिकी सेना का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। डार्क ईगल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेज उड़ती है, यानी 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर। इसकी रेंज लगभग 2780 किलोमीटर से ज्यादा है। यह मिसाइल एक ग्लाइड बॉडी ले जाती है जो हवा में अनप्रेडिक्टेबल तरीके से घूम फिर सकती है। सामान्य मिसाइलों की तुलना में यह बहुत तेज है। दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम इसे आसानी से पकड़ नहीं पाते। ये अंडरग्राउंड सुविधाओं, गहरे दबे कमांड बंकरों और चलते फिरते मोबाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने के लिए तैयार की गई है। ऐसे टारगेट जो पुराने हथियार समय पर नहीं मार पाते या उनमें घुस नहीं पाते, उन्हें डार्क ईगल आसानी से नष्ट कर सकती है। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सैन्य तकनीक का नया चेहरा है, जिसे अमेरिका की सेना ने ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में तैनात करने की तैयारी की है। इसके अलावा B-1B लांसर बॉम्बर विमानों की मौजूदगी भी इलाकों में बढ़ाई जा रही है। ये विमान भारी मात्रा में हथियार ले जाने में सक्षम हैं और हाइपरसोनिक हथियार भी ले जा सकते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की इस विनाशक रणनीति से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ट्रंप ईरान पर आखिरी प्रहार करने जा रहे हैं? क्या खलीफा शासन पर सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं ट्रंप? Despite a military operation, I don't call it a war. I'd rather have a military operation. We're really, I mean, Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. I don't want to get into it, but they cannot be nuclear. Other than that, but they are
Their Navy's gone, their Air Force is gone. Every ounce of any form of equipment practically is gone. You know, their drone factories are about 82% down, and their missile factories are almost 90% down. And many of their missiles have been knocked out. They used some, but we knocked out more than they used. And it's pretty amazing what's happened. They want to make a deal, but despite the fact that we are in what some people would call a war, we got to do something about Iran. They want to have a nuclear weapon. You can't let them have a nuclear weapon, and I hated to do it to my people. ईरान पर ट्रंप का ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि युद्ध का ऐलान करने वाली भाषा है। ये वो लहजा है जिसमें कूटनीति नहीं, तबाही की गूंज सुनाई देती है। ट्रंप के शब्दों में वो तेवर हैं कि अगर ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका कुछ ऐसा करेगा जो विनाश के सबसे खौफनाक अध्याय के रूप में दर्ज होगा। Want to get the nuclear dust. It's way down there. You need excavators and everything to get it. But we want to get it. We'll take it one way or the other. We'll get it. We'll either get it or we'll take it. They'll either give it to us or we'll take it. ट्रंप ने सीधी चेतावनी दी है, ईरान उन्हें न्यूक्लियर डस्ट सौंप दे, लेकिन खामेनेई शासन ने साफ कह दिया है कि अमेरिका का सपना पूरा नहीं होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के ऑफिस ने कहा, ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं की रक्षा करेगा। अमेरिका का लालच उन्हें समंदर में डुबो देगा। हॉर्मुज पर सिर्फ ईरान का नियंत्रण है और रहेगा। पश्चिम एशिया में अमेरिका के ना होने से ही शांति रहेगी। इसके अलावा ईरान ने दावा किया है कि जंग की वजह से अमेरिका की आर्थिक कमर टूट चुकी है। ईरान पर हमला कर अमेरिका ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अमेरिका युद्ध की असली लागत पर झूठ बोल रहा है। पेंटागन खर्च कम करके दिखा रहा है। अमेरिका को अब तक करीब 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। यह आधिकारिक दावों से 4 गुना ज्यादा है। अप्रत्यक्ष खर्च इससे ज्यादा है। हर अमेरिकी परिवार पर हर महीने करीब $500 का बोझ पड़ रहा है। ईरान दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका की ताकत खत्म हो चुकी है। अपने घर में उस पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन ट्रंप की हालिया जंगी तैयारियां बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। सवाल है, क्या मिडिल ईस्ट में फिर महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है? क्या ईरान पर आखिरी और निर्णायक हमला होने वाला है? और सवाल यह भी है, अगर जंग हुई तो इसका अंजाम क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस वक्त हमसे चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवा दें। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एजीपी जैनी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार, और पूर्णिमा नाथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, सैयद सज्जाद सफावी ईरान से हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले एजीपी जैनी सर, जिस तरीके से ट्रंप ने फैसला लिया है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात किया जाए, यहां तक कि ये डिसीजन की डार्क ईगल ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, क्या वाकई में एक अंतिम ये निर्णय हम माने ट्रंप का, क्या वो पूरी तरीके से खात्मा करना चाह रहे हैं ईरान का? सुरभि, थैंक यू, बहुत धन्यवाद अपने शो पे इनवाइट करने के लिए, और मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार और जय हिंद। बहुत अच्छा लग रहा है पूर्णिमा मैम के साथ और संजीव जी के साथ में। पहले भी हम डिबेट कर चुके हैं, कुछ सीखने को मिलता है इन लोगों से भी मुझे। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम सब, पूरी दुनिया अमन, शांति, चैन और पीस चाहती है, सीज फायर चाहती है, ताकि के जो तबाही हो रही है, जो जानों की तबाही, माल की तबाही हो रही है, वो बचे, और जो आर्थिक स्थिति में पूरी दुनिया फंस गई है, इसका रास्ता खुले और सब जो है शांति से जी सके। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ट्रंप कह रहे हैं वो दो अलग अलग बातें कह रहे हैं। एक, और जिसमें कि कोई किसी को भी, मुझे क्या, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है। पूर्णिमा मैडम अमेरिका में बैठी हुई है, संदीप जी जो है वो वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस के इतने एक्सपर्ट हैं, आप इनसे भी सुनेंगे कि इनकी बात पे कोई किसी को विश्वास नहीं है। क्यों? एक साइड तो ये बोल रहे हैं ईरान तबाह हो गया, उनकी आर्मी खत्म हो गई, नेवी खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गई, वो शांति के लिए भीख मांग रहा है, न्यूक्लियर उनका खत्म हो गया, सब कुछ मतलब खत्म, लीडरशिप खत्म हो गई और उनका रेजीम चेंज हो गया। अरे भाई, अगर ये सब हो गया है तो फिर आप ये इतनी सब जबरदस्त तैयारी क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। आप ये डार्क ईगल मिसाइल, B-1B बॉम्बर, ये आधुनिक से भी ज्यादा आधुनिक हथियार
दिन पे दिन बढ़ा के आप ये भड़काने वाले डरावने स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, हम तबाह कर देंगे और ये कर देंगे। क्यों? अगर क्या आपका पहला स्टेटमेंट सही है तो आपकी तैयारी गलत है, और अगर आपकी तैयारी सही है तो आपकी स्टेटमेंट गलत है। तो ट्रंप की बात के ऊपर में कृपा करके हम लोग डिबेट में टाइम ना वेस्ट करें। अब मौजूदा हालत क्या है? मौजूदा हालत एकदम टोटल ट्रस्ट डेफिसिट, आपस में भरोसे का 0/0 माहौल है इस समय। मैं ये क्यों कह रहा हूं? ईरान को विश्वास नहीं है, बातचीत तो चलो बहुत दूर की बात है। मैं आपकी ध्यान ले जाता हूं जून 25 में वार्ता चल रही थी, ओमान मध्यस्थता कर रही थी। ईरान मानने के लिए तैयार था कि हम अपना जो न्यूक्लियर का है 5 साल 10 साल 15 साल तक हम बंद कर देंगे, लेकिन नेतन्याहू ने, इजराइल ने जाके उनके ऊपर बॉम्बिंग कर दी और 12 दिन की लड़ाई लगी। उसके बाद भी इन्होंने कहा कि हमने न्यूक्लियर वगैरह सब चीज खत्म कर दिया है। अगर न्यूक्लियर खत्म कर दिया तो आज क्यों? अब आप आ जाइए 28 फरवरी को। 28 फरवरी को भी बातचीत चल रही थी, ईरान मानने के लिए तैयार था, जनीवा में बातचीत हो रही थी। इनको लगा कि क्योंकि मुस्तफा पुराना बड़े वाले खोमेनी अपनी मीटिंग कर रहे हैं, चलो ये मौका मिल जाएगा उनके सारे लीडरशिप को बम्बार्ड करके मार देने की। उसके बाद में आप देखें कि नेगोशिएशंस में पहले तो इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि हमको ईरान से 10 पॉइंट का एक कागज मिला है, 10 बिंदु उन्होंने मांगे हैं, और हमको लगता है कि ये हम वर्केबल सॉल्यूशन निकाल सकेंगे। लेकिन इस्लामाबाद में फिर वापस आए तो क्या हुआ? 21 घंटे के अंदर में 12 बार तो उन्होंने ट्रंप से बात करी, कोई उनके डेलीगेशन में हिम्मत नहीं थी। डेलीगेशन का कंस्ट्रक्शन जो था, एक गोल्फर था, एक उनका दिमाग था और एक फील्ड जर्नलिस्ट था। उनके पास कोई डेलीगेशन नहीं था कि कोई डिसीजन ले सके। और यहां पे आके ये बोला कि हमने, मतलब कि यूएसए ने 10 पॉइंट ईरान को दिए और अब जो है वो मामला उनके कोर्ट में है। तो आप देखें कि अब हुर्मुज पे अगर आ जाते, भाई हुर्मुज तो खुला हुआ था, हुर्मुज को खोलने की कहां नौबत आई? ये तो अमेरिका ने बंद कराया और अब अमेरिका ने ही बंद करके बैठा हुआ है अपना पूरा की पूरी फ्लीट। 4 तो वहां पे उसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लिया है, आइजनहावर ले आया वहां पर, दूसरा आपका जराड लेके आ गए। आपका सारे के सारे तो चारों एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अरेबियन सी में और वहां पे जो है ब्लॉकेड किया हुआ है। तो इतना ट्रस्ट डेफिसिट होने के बाद फिर ये आप ये इस किस्म की गीदड़ भपकी देते रहे, हम ये कर देंगे, हम ड्रस्ट कर देंगे, हम उसको दुनिया के नक्शे से हटा देंगे। इससे ईरान डरने वाला नहीं है। क्या उन्होंने बॉम्बिंग नहीं करी? लेकिन ईरान आज भी नक्शे पर है। क्या उन्होंने न्यूक्लियर के ऊपर हमला नहीं किया? वो जब वो हवाई जहाज ले गए और उनके हेलीकॉप्टर जो 2 पायलट उनके एक्चुअली तो पकड़े जाते हैं लेकिन वो किसी तरह निकाल के आ गए, क्या उन्होंने हमला नहीं किया? और इनको मालूम होना चाहिए कि जो उनके न्यूक्लियर एसिड्स है ये उनके पहाड़ियों के बीच में टनल्स के अंदर में छुपाए हुए हैं। जब तक ये ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होगा ना सुरभि, तब तक ये वो उसको छू भी नहीं सकते, पहुंच भी नहीं सकते। और ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अभी शायद से ट्रंप को वाकई में ईरान को समझने की जरूरत होगी। ग्राउंड ऑपरेशन बहुत मुश्किल है क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन होंगे तो कैजुअलिटीज होंगी और कैजुअलिटीज होंगी तो बॉडी बैग्स अमेरिका जाएंगे और बॉडी बैग्स अमेरिका जाएंगे तो वही वियतनाम वाली बात और इराक वाली बात और अफगानिस्तान वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर है तो वो भी अपने दर्शकों को बताते चले कि ईरान के सांसद ने अरब देशों को धमकाने का काम किया है। ईरान के सांसद महमूद नबावियन ने चेतावनी दी है, ईरान पर हमला हुआ तो अरब देश सुरक्षित नहीं रहेंगे, अपनी जमीन का इस्तेमाल सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं होने दे। तो फिलहाल ईरान के सांसद महमूद नबियान की ओर से ये चेतावनी दी गई है और ये कहा गया है कि ईरान पर हमला होगा तो फिर अरब देश सुरक्षित नहीं रहेंगे। अब एक बार फिर हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं और इस बीच में संजीव श्रीवास्तव सर आपका रुख करना चाहूंगी। और सर ये जो सिचुएशन इस वक्त हम देख रहे हैं सर, ये ऐसा सा महसूस हो रहा है जैसे कि ट्रंप अकेले ही डील कर रहे हैं, ये डील किसी के साथ हो नहीं पा रही है क्योंकि वो जिस तरीके के पॉइंटर्स रखने की बात कह देते हैं या कभी मीडिया के सामने आके कह देते हैं कि हमने तो ये जंग जीत ली। तो जब आपने जंग जीत ली, जैसे अभी जैनी सर भी कह रहे थे, तो फिर अब आप जंग छेड़ने की बात दोबारा किससे कर रहे हैं?
देखिए, जैसा कि अभी जनरल जेनी सर ने भी कहा, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल हैं, अनकन्वेंशनल हैं, और जो कन्वेंशनल विजडम जो यूएस प्रेसिडेंट्स एक्सरसाइज करते रहे हैं, जाहिर है कि वो उस तरीके की पर्सनालिटी उनकी नहीं है, और वो एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है, और ट्रिक्स टैक्टिक्स पर ज्यादा भरोसा करना, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की बहुत कोशिश करते हैं। और उनका जो वर्तमान समय में जो इस तरीके के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, उससे जो कहीं से भी अगर कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ बढ़ने के संकेत मिलते भी हैं, तो उस पर भी एक तरीके का पानी फिर जाता है, और फिर सिचुएशन बैक टू स्क्वायर वन हो जाती है। तो ये जो पूरी स्टेलमेट है, वो अगर जिम्मेदारी के साथ इस पूरी वार्ता को नहीं परसू किया गया, तो मैं बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि ये जो प्रोसेस है, ये बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होगा। ये जो सीज फायर तो जरूर बना रहेगा, और उसमें भी एक हिकअप्स आएंगे, और बीच बीच में ऐसा भी लग सकता है कि अब टूटने वाला है। जैसा कि आपने बताया कि वो ये भी कह रहे हैं कि हम डार्क ईगल ऑपरेशन करेंगे, अपने जो हाइपरसोनिक वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, और अभी तक तो ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे वेपन्स का इस्तेमाल पहले ही कर दिया है, लेकिन अब जो पॉस्चरिंग भी कर रहे हैं कि और भी इससे बड़े वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, उसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो अप्रोच है, जिसमें वो कहते हैं कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, चाहे वो पीट हेक्सिथ हो, मार्को रूबियो हो, वो शक्ति के साथ शांति को लाने की बात करते हैं, और उसमें वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना, एडवर्सरी को भारी दबाव में रखना। और जैसे कि आपने देखा कि पहला जो सीज फायर हुआ था, उसके एक रात पहले उन्होंने कहा था कि आज की रात अंतिम रात है और पूरी सिविलाइजेशन ही समाप्त कर देंगे। तो इस तरीके की जो पूरी दबाव को बनाने का जो भारी भरकम जो एक प्रयास है, वो अपने बयानों के माध्यम से भी। लेकिन संजीव सर, एक और स्टेटमेंट दिया गया ट्रंप की ओर से। ट्रंप ये कहते हैं कि नो न्यूक्लियर वेपन, नो डील। तो सर, जब वो ये अपना स्टैंड रखने की बात कहते हैं, तो फिर सर ये पीस टॉक आगे बढ़ेगी कैसे? क्या आपको कुछ भी ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है कि जो मीडिएशन का काम सौंपा गया है पाकिस्तान को पूरी तरीके से सफल हो पाएगा, या रूस और चाइना को इसमें इंटरफेयर करना ही पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान तो आउट ऑफ सिनारियो है। पाकिस्तान की जो भूमिका थी, वो मीडिएटर की नहीं, एक मैसेंजर की थी, और वो मैसेंजर की भूमिका भी वो तरीके से नहीं निभा पा रहा था। ईरान की मीडिया की तरफ से अनेकों ऐसे आलोचना के स्वर वहां उठे कि जिसमें कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर की विशेष रूप से आलोचना की गई कि वो पूरे नेगोशिएशंस में जो मैसेजिंग है, वो ठीक तरीके से कन्वे नहीं कर रहे हैं। ईरान को कुछ बता रहे हैं, अमेरिका को कुछ बता रहे हैं, अमेरिका का पक्ष ले रहे हैं, और ईरान को साइडलाइन करने कर रहे हैं। तो अभी तो पाकिस्तान तो पिक्चर में है नहीं। अब तो अब्बास अराक्ची सीधा सीधा रशिया की यात्रा कर रहे हैं, फिर से वो ओमान की यात्रा उन्होंने की। हालांकि इस्लामाबाद भी आए थे, लेकिन उस यात्रा का कोई महत्व मैं नहीं देखता। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो पूरी सिचुएशन है, उसमें एक स्टेलमेट की जो सिचुएशन जो वर्तमान समय की है, वो तभी रिजॉल्व हो सकती है कि जब दोनों ही पक्ष थोड़ा अपने अपने स्टैंड में से क्लाइम डाउन करें, उस पर नरमी लाएं, एक विन विन फार्मूले की तलाश करें। यदि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही धमकाते रहेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ऐसे में तो फिर वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो नहीं पाएगी। और ईरान की इस्लामिक रिजीम को भी चाहिए कि वो अपने अप्रोच में बदलाव लाए, और वो अगर अब वो नहीं लाएंगे तो आखिर कब लाएंगे, मैं ये नहीं समझ पा रहा। क्योंकि यदि मिडिल ईस्ट रीजन में शांति स्थापित करनी है, तो सभी को एक साथ में लेकर के चलना होगा। स्टेट ऑफ इजराइल का जो अस्तित्व जो अगर वहां है, तो उसको इंटरेक्ट करने के लिए, उससे भी कुछ कन्वर्सेशन इत्यादि करने के लिए इस्लामिक रिजीम को विचार करना चाहिए, आतंकवाद को त्यागने के बारे में विचार करना चाहिए। तो दोनों पक्षों की तरफ से जब तक एक नरमी नहीं बढ़ती जाएगी और एक विजडम नहीं दिखाई जाएगी, जब बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल, विवेक का इस्तेमाल जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। और मैं फिर से कहूंगा, यदि इसी तरीके की स्टेलमेट बनी रही, तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो एक लॉन्ग ड्रॉन, एक प्रोलॉन्ग सिचुएशन बनती रह सकती है, और इसका विश्व के ऊपर बहुत खराब असर पड़ेगा। वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र तो उससे सबसे अधिक प्रभावित है। आप देखिए, तो जीसीसी के गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के राष्ट्रों ने एक बैठक की, और उसमें उन्होंने सारी चिंता व्यक्त की। और अब तो अभी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के राष्ट्र ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो पेशेंस है वो अनलिमिटेड नहीं है। अभी जैसा कि आपने जिक्र किया कि ईरान के एक सांसद इस तरीके की धमकी दे रहे हैं कि वेस्ट एशिया के राष्ट्रों पर हम हमला कर देंगे। तो वेस्ट एशिया के राष्ट्र अभी तक उन्होंने अगर हमला, काउंटर अटैक नहीं किया है, तो उन्होंने एक बहुत रेयर कार्य किया है। बहुत ही उनको इनकी सराहना भी की जानी चाहिए कि उन्होंने इतना पेशेंस दिखाया, लेकिन वो पेशेंस अनलिमिटेड नहीं है। वो सऊदी अरबिया, यूएई को चाहे उसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं,
तो ऐसे में बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है ईरान को भी, और ईरानियन सांसद हैं चाहे ईरानियन IRGC लेड जो इस्लामिक रिजीम वर्तमान समय के, सभी को बुद्धिमत्ता दिखानी होगी। और दोनों पक्षों से देखिए ताली दोनों हाथों से बजेगी, और जब तक ऐसी बुद्धिमत्ता नहीं आएगी तब तक ये बात आगे बढ़ नहीं पाएगी। ठीक है सर, लॉर्ड में आपके पास इस बीच एक बड़ी खबर है। ईरान के मुख्य न्यायाधीश गुलाम हुसैन का बयान सामने आया। अमेरिका से बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। गुलाम हुसैन की ओर से कहा गया बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं। तो फिलहाल जंग नहीं चाहते, लेकिन हमला हुआ तो जवाब देंगे। तो ईरान के मुख्य न्यायाधीश की ये स्टेटमेंट है जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, और उनकी ओर से ये स्पष्ट कहा गया है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हमला हुआ तो फिर जवाब देंगे। सम्मान पर चोट हुई तो जवाब दिया जाएगा, किसी दबाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से ईरान के न्यायाधीश की ओर से भी इस बात का जिक्र करते हुए कहा गया है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर आप जंग देंगे और सम्मान पर अगर चोट पहुंची तो फिर इसका पलटवार होगा, जवाब मिलेगा। एक बार फिर हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। पूर्णिमा नाथ जी, अब मैं आपका रुख कर रही हूं। मैम, हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप ने जो कोशिश की वो एक तरीके की कोशिश तो थी, लेकिन वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ थी, और इस बीच में हम अब देख रहे हैं कि वो दोबारा से अब स्ट्राइक करने की बात कर रहे हैं। वो इसको लेकर के ब्रीफिंग दे रहे हैं। कभी वो कह देते कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करेंगे, डार्क ईगल तैनात करेंगे। तो यहाँ पीस बचा कहाँ है? और आप जब इस तरीके की बातचीत करते हैं तो इसमें एक सवाल ये भी आता है कि क्या ट्रंप पर वाकई में अब अमेरिका का भी प्रेशर आ चुका है उनके ऊपर? वहां की जनता का प्रेशर है, वहां की पॉलिटिक्स का प्रेशर है, क्या वजह है? थैंक्स सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि आपने जो क्वेश्चन उठाया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेके उसको समझाना चाहूंगी। आपने पीस थ्रू स्ट्रेंथ यूज किया है, कोट एंड कोट। पीस थ्रू स्ट्रेंथ का मतलब क्या है आपके हिसाब से? ये स्ट्रेंथ जो अमेरिका दिखा रहा है वो किसके हिसाब से दिखा रहा है? अपने मिलिट्री माइट और पैसे के दम, US डॉलर के दम पे दिखा रहा है ना जी। अगर वो US डॉलर खत्म हो जाएगा और हमारे पास म्यूनिशन खत्म हो जाएगी, ये किसको लगेगा कि इनके अमेरिका के पास कोई दम है? पीस टू स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? अपना डोमिनेंस बना के रखना है वॉर के थ्रू। वो वॉर इज एक्चुअली पीस फॉर देम। पीस कैसे आएगा आपके वॉर के थ्रू से, आप मुझे बताइए। और अगर पीस एक्चुअली गोल था और प्रोसेस था तो फिर वॉर कहां से आ गया? अगर जो हो गया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को रीनेम करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बना दिया। अभी तो कांग्रेस ने उसको अप्रूव नहीं किया, लेकिन वो डिपार्टमेंट के वॉर के हिसाब से जा रहा है एक्सेप्ट। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर कर देना चाहिए आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है पीस टू स्ट्रेंथ का। और दुनिया में आज तक कोई डिस्कशन ही हुआ नहीं है इसके ऊपर। मैं इसके बारे में काफी सारा डिस्कशन करके आई हूँ। मेरे हिसाब से अगर कोई एंटिटी एक्चुअली पीस चाहता है, उनका गोल पीस होता, उनका प्रोसेस पीस होता, तो पीस रूटेड इन स्ट्रेंथ कहते, जो मैं हिंदुत्व में देखती हूँ, जो मैं हिंदू सिविलाइजेशन में देखती हूँ। और ये पीस थ्रू स्ट्रेंथ की जो प्रोपागेंडा चला रहे हैं ना प्रेसिडेंट ट्रंप और मागा और अमेरिका, देयर इज नो पीस इन हियर। पीस इज यूज्ड एज अ टूल एंड प्रोपागेंडा for the people, and they want to fool people. So please don't be fooled by this stupid propaganda statement. ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, आपने बताया कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमें झूठ बताया। आइदर उन्होंने 2025 ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की बात झूठ बोले, या तो 26 फरवरी 28 में जो अटैक की उसमें झूठ बोले हैं। उनको ये समझ नहीं आया था कि ईरान इज एबल टू रिटेलिएट लाइक दिस, कि क्योंकि आज तक कोई भी, बार बार वही क्वेश्चन आ जाती है, छोटा कंट्री है। जब मैं क्वेश्चन इंडिया के ऊपर उठाती हूँ तब भी मैंने काफी डिबेट में सुना हुआ है, मुझे बोला जाता है ओ इंडिया इज अ स्मॉलर कंट्री इसलिए रिटेलिएट नहीं करते। तो फिर इंडिया और ईरान के साथ आप कंपेयर करिए ना, कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर मैं ईरान को कंपेयर करूं, ईरान के ऊपर 47 इयर्स तक आपने सैंक्शंस लगा दिए वेस्टर्न कंट्रीज की, ऑलमोस्ट 13,000 सैंक्शंस लगाई है।
उनके पास आपने सिर्फ सैंक्शंस नहीं, एम्बार्गोज लगाई है। वो सही तरह बिजनेस नहीं कर सकता, सही तरह तेल बेच नहीं सकते। वो लिटरली चाइना के साथ अलायंस करके रखे हैं। और जब ईरान के एलाइज है, आप उनको कोट एंड कोट प्रॉक्सी बोलते हो, अमेरिका का एलाइज को एलाई बोलते हो। ये क्या डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी चल रही है इंडियन मीडिया में, ये नहीं समझ में आती है। अमेरिका जो थोपता है इंडिया के ऊपर, वो इंडिया वही उगलता रहता है। तो मुझे लगता है कि आपको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप वहां पे बैठे हो, एक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के हिसाब से आप उभर के बैठे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी खुद की नैरेटिव बनाए। हम यहाँ पे अमेरिका में बैठे हैं, मुझे कोई डर नहीं हो कल मुझे मार देंगे या मेरा कैंपेन खत्म कर देंगे, मुझे फ्रेम कर देंगे, मुझे लटका देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज आपके साथ बैठी हूँ और सच के साथ सच के लिए लड़ूंगी और सच के साथ ही लड़ूंगी। ये मेरा फैसला है, इंडिविजुअल फैसला है। तो कोई भी पार्टी, कोई भी एंटिटी मुझे चुप नहीं करा सकता जब तक वो ना मुझे मार दे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये भी बताऊं, यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है विद इन द पार्टी, हमारे पार्टी में फ्रैक्शन आ चुकी है। मागा जो पार्टी है, मागा जो फैक्शन है, वो लिटरली व्हाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसिस्ट का एक फैक्शन बन चुकी है। वो कल्ट, प्रेसिडेंट ट्रम्प के अराउंड एक कल्ट बन चुकी है। आज अगर यहाँ पे इलेक्शन हुआ है, 2026 का इलेक्शन हुआ है और होने देंगे प्रेसिडेंट, तब प्रेसिडेंट हार जाएंगे, तब नेक्स्ट 2 years यू विल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, यहाँ पे डेमोक्रेसी की तो धज्जी उड़ा दी है। यहाँ पे 2026 का इलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे बड़ा डाउट है, क्योंकि ही हैज एक्चुअली placing entire situation to take the 2026 midterm also. Either ये नहीं होने देंगे या तो होंगे तो ये चुरा लेंगे। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। मेरा जो कांग्रेशनल रेस है उसमें भी बाधाएं लगाई जाती है। क्यों? बिकॉज आई एम स्पीकिंग अगेंस्ट हिज स्टूपिड पॉलिसीज, आई एम स्पीकिंग अगेंस्ट हिज नालायक सिचुएशन। आपने स्टेट डिनर में एक किंग को बुलाए, किंग को आपने एक स्टेट डिनर पे ऑफिशियल स्पीच में आपने उसको बोल रहे कि आई वांट टू थैंक चार्ल्स। चार्ल्स आपकी बेसमेंट में पार्टी करने आया है क्या? आपने तो अपने स्टेट डिनर में बुलाए, किंग को बुलाए, किंग को किंग बोल के बोले ना, किंग चार्ल्स बोल के बुलाए ना। आपने आज तक इमानुअल मैक्रोन को इमानुअल बुलाए, थैंक गॉड उन्होंने मोदी को मोदी नहीं बुलाया। हमने कोई स्टेट विजिट में आपके सामने इनवाइटेड गेस्ट को आपने टाइटल से नहीं बुला रहे हो। आपकी ये सिचुएशन आ चुकी है हमारी कंट्री की। आज जो कंट्री से उन्होंने इंडिपेंडेंस ली है, वो कंट्री की किंग आके हमें याद दिला रहे हैं कि चेक्स एंड बैलेंसेस की फोकस करो, और आपकी अमेरिका की जो भाषा है उसके ऊपर ध्यान दिया करो, क्योंकि दैट मैटर्स। आप उन्होंने और सोशल मीडिया पोस्ट इज बीइंग यूज्ड, हिज पर्सनल प्लेटफॉर्म इज बीइंग यूज्ड फॉर ऑफिशियल डिक्लेरेशन। आज वहां पे बात आ चुकी है, हमारा गवर्नमेंट है या नहीं है, हमारे पास यहाँ पे डेमोक्रेसी है या नहीं है। आप लिटरली आपकी ऑपोजिशन लीडर को आप जेल करवा रहे हो, इंडाइट कर रहे हो, केस के ऊपर केस डाल रहे हो, तो फिर आप ऐसे कर रहे हो तो फिर गवर्नेंस कब कर रहे हो? यहाँ पे गैस, ग्रोसरी, एनर्जी, रेंट देने की लोगों की क्षमता नहीं है। हमारे यहाँ पे लिटरली, मैं जहाँ पे रहती हूँ, $3 बढ़ गया, $3.5 बढ़ गया यहाँ पे गैस की प्राइस। और गैस की प्राइस इज एन इंडिकेटर यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि गैस प्राइस बढ़ेंगे तो खाने के प्राइस बढ़ेंगे, फ्यूल के प्राइस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पे लिटरली एनर्जी से सारे कुछ बढ़ जाएंगे। हमारे आवर कंट्री इज लिटरली हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी ना। तो हमारा अगर डिपेंडेंट ही नहीं होता तो फिर हमारे यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है, ये भी तो क्वेश्चन पूछे ना। हमारे यहाँ पे गैस प्राइस क्यों बढ़ रहा है? ये ग्लोबल एक कॉमन नॉर्म सेट किया जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका में ऑब्वियसली इसका पॉलिटिकल प्रेशर है, लेकिन आज जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दिखाया दुनिया को, वेदर इट इज अ ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, इकोनॉमिक वॉर, और नॉट कीपिंग हिज प्रॉमिस, कैंपेन प्रॉमिस, और ईरान वॉर, ही इज लिटरली लॉस्ट एवरी सिंगल पीपल ओवर हियर। और कुछ दिन पहले पोप से भी उन्होंने झगड़ा कर दिया और वो अपने आप को जीसस बता रहा है। This is what's happening over here. ठीक है पूर्णिमा मैम, क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल उठाए, तो देखिए इस चीज को लेकर के तो पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी मैम, लास्ट टाइम आप शायद हमारे साथ जुड़ी भी थी, भरत बराई सर भी थे, और जब ये चर्चा हो रही थी तब भी हमने यही कहा था कि
जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच में जब ये डिस्कशन हुआ था कि इजराइल को आप चुप कराएंगे और ईरान अपने एलाइज के साथ में कंट्रोल में रखेगा और कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, अगर पीस डिक्लेयर की जाती है तो फिर सीज फायर होगा और पीस मेंटेन होगा। दूसरी चीज, मैम प्रॉक्सी शब्द का इस्तेमाल मैंने अपने इस डिबेट में कभी नहीं किया है, ना आपके सामने किया। दूसरी चीज मैम, आपने ये कहा है कि इंडिया का स्टैंड क्या रहा है, कई बार इसको लेकर के हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड रहा है और ईरान के साथ में इसी वजह से आज हमारे रिलेशंस आज भी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर स्थिति में है। ईरान से कई अधिकारी अब तक हमारे यहाँ आ भी चुके हैं, उनके साथ भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, फोन कॉल्स पे भी लगातार बातचीत हो रही है। ईरान की ओर से क्लियर कहा जा चुका है कि इंडिया की किसी भी शिप को रोका नहीं जाएगा। तो मैम, इंडिया को बहुत अच्छे से पता है कि वो अपनी स्ट्रेटेजीज पर कैसे काम कर रहा है। नहीं, मैं एक चीज आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। ईरान की जो स्टेटमेंट है वो इंडिया की पीपल के ऊपर है, वो गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे थे और मोदी जी की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने जो कहा है कि इंडिया के लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, उनका शिप पास करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली द वर्डिंग्स ईरान हैज यूज्ड। सो ईरान और इंडिया की बहुत पहले से रिलेशनशिप है, आज से नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आप अगर कहेंगे कि आपके शो में प्रॉक्सी यूज करा जाता है, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं बोल रही हूँ हर जगह में ये यूज करा जाता है कि ईरान की प्रॉक्सीज है, लेकिन अमेरिका की प्रॉक्सीज के बारे में कोई बात नहीं करते। अमेरिका का प्रॉक्सीज यूक्रेन नहीं है, इराक नहीं है, सऊदी नहीं है, कतार नहीं है। तो ये इजराइल कौन है? प्रॉक्सी नहीं है अमेरिका की। तो ये बात मैम, सरकार को लेकर भी सवाल पूछे गए। मैम, कई ऐसे डिस्कशंस हुए, कई ऐसे डिबेट्स हुई हैं जिसमें सरकार से भी सवाल पूछे गए हैं कि जब एक वक्त प्रॉक्सी और टेरर प्रॉक्सी में अंतर होता है, ठीक है, इस बात को भी हमें समझना होगा। जब ईरान के बारे में हम कहा जाता है कि उसके जो टेरर प्रॉक्सीज हैं, तो वहां पर हमास, हिजबुल्लाह और हुती के बारे में बात होती है। जो 10 अन्य जो 13 आतंकवादी संगठनों को पालता पोसता है, उसके बारे में बात होती है। नहीं, अमेरिका ने कोई टेरर संगठन क्रिएट नहीं किया ना। अमेरिका ने अल-कायदा को सपोर्ट नहीं किया। अमेरिका ने अल-कायदा को सपोर्ट किया। क्या अल-कायदा अमेरिका ने बनाया? नहीं, क्या अल-कायदा को अमेरिका ने? देयर इज नो डिफरेंस ओवर हियर। यूक्रेन इज अमेरिका's proxy, Israel is America's proxy, Saudi is America's proxy, Qatar is America's proxy और UAE is America's proxy। ये कहना गलत है कि ईरान का प्रॉक्सी है, ये कहना बहुत गलत है। आज यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, अमेरिका बार-बार कहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर। पूर्णिमा जी सुन तो लीजिए, उसके बाद मुझे सैयद जी का भी रुख करना है। ठीक है पूर्णिमा जी, एक मिनट का समय संजीव जी को दे दीजिए और सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद मुझे एक बार सैयद जी का भी रुख कर रहे हैं, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पूर्णिमा जी जिस धरती से बैठ करके बात कर रही हैं, वो उस धरती की ही ताकत है, वहाँ की रिजिलियंस और वहाँ की डेमोक्रेसी की ताकत है कि वो इस तरह की बातें वहाँ बैठ करके कर सकती है। ईरान में कोई ऐसा बैठ करके इस तरह की बातें ईरानियन इस्लामिक रिजीम के बारे में इंडिया में भी नहीं बैठ कर मैं इंडिया में बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया में ही बैठ के बात कर रहा हूँ। आपने कभी नहीं बात किया जैसे मैंने बात किया। अगर मैं यही बात इंडिया में बैठ के बात करती, मुझे करने का कोई कारण नहीं है। मुझे अपनी सरकार के बारे में इस तरह की बातें करने का कोई ऐसी कोई बात नहीं होता। आप कर ही नहीं सकते हो कि आपको उड़ा ही देंगे। ठीक है, आप गलत कर रही हैं। ठीक है मैम, करके देखिए। ये मैं बिल्कुल मैं करता हूँ जहाँ पर मुझे चॉइस है ना। ठीक है। अब संजीव सर 2 मिनट का समय मैं आपसे भी लूंगी और पूर्णिमा जी अब 2 मिनट का समय आपसे भी लूंगी। सैयद जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सैयद जी मैं आपका रुख करूं और ये मैं सर समझना चाहूंगी आपसे सिचुएशन कि जब ट्रंप इस तरीके के बयान देते हैं और वो ये कहते हैं कि हम तो हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करेंगे, डार्क ईगल भेज देंगे ईरान में, वो यहाँ तक कि वो कहते हैं कि हम लैंड पर उतरकर भी हम वॉर छेड़ने के लिए तैयार हैं, तो फिर ईरान इस वक्त कितना तैयार? क्योंकि ईरान तो बार बार कह रहा है हम जंग नहीं चाहते, आत्मसम्मान को आप ठेस पहुंचाएंगे तो जवाब मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको, आपके व्यूअर्स को, तमाम पैनलिस्ट को आदाब। जी, अगर हम जंग की बात करें तो जाहिर है कि अमेरिका ने जब जंग शुरू की है तो उस वक्त भी उसने ये कहा था कि हम 3 दिन के अंदर ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लेकिन ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है और अपनी क्षमता दिखाई है लड़ने की और अमेरिका को मारने की, उससे ये साफ वाज़ेह हो गया कि जितनी बड़ी बड़ी बातें अमेरिका कर रहा था वो इतना आसान नहीं है। खासकर ईरान को पर अटैक करके वापस जाना और ईरान रिटेलिएट न करे, ये मुमकिन नहीं है। और आज भी इसी तरह की बातें हो रही है। ट्रंप फिर से वही जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ से वो कहते हैं कि हम पीस चाहते हैं, नेगोशिएशन चाहते हैं। कि इस माहौल में कोई भी नेगोशिएशन की बात
नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि क्या ईरान तैयारी कर रहा है, ईरान ने किस तरह की तैयारी की है? ईरान पूरी तरह से तैयार है, जिस तरह से पहले तैयार था। उसे पता था कि हमला होगा, अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से हमला होगा, इसीलिए ईरान ने पूरी तैयारी के साथ अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के बेसिस के ऊपर अटैक किया था और 13 से ज्यादा बेसिस को वो पूरी तरह से खत्म कर चुका है। और आज भी ईरान ये कह रहा है कि हमारे पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, हमारे पास भी क्रूज मिसाइल्स है, और हमारे पास जो मिसाइलों का अंबार है 60 से 70% मिसाइल अभी भी हमारे पास बाकी हैं, और उनके अंडरग्राउंड शहर के शहर हैं उसके मिसाइल्स के, उसको खत्म करना आसान नहीं है। बातें तो की जा सकती हैं, और ट्रंप साहब हमेशा बातें करते रहते हैं। और आज ही एक बयान आया है ईरान मिलिट्री के जो नेवी चीफ हैं शहराम ईरानी, उनका ये बयान आया है कि अब हम ऐसा एक हथियार लाने वाले हैं कि जिससे अमेरिकन बहुत ज्यादा डरते हैं, वो हम अनकरीब उनको दिखाएंगे, अनकरीब लेकर आएंगे। और उनका ये भी कहना है कि मुझे डर है कि वो देखकर अमेरिकियों का हार्ट फेल ना हो जाए। तो ईरान यहाँ तक तैयारी की बात कर रहा है। बल्कि अगर हम देखें तो दूसरी तरफ से जो खुद अमेरिकन सेनेटर्स हैं, वो ये कह रहे हैं, मार्क क्ले की अगर मैं बात करूं, वो ये कहते हैं कि हम किस जंग की बात कर रहे हैं कि जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरी तरह से कंट्रोल है, ईरान की गवर्नमेंट जिस तरह से पहले चल रही थी वैसे ही चल रही है, किसी तरह का कोई रिजीम चेंज नहीं हुआ है। ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट था, जिसको अमेरिका ने कहा था कि हमने जून में पूरी तरह से तबाह कर दिया है, लेकिन वो पूरी तरह से ईरानियों के हाथ में है। ईरान की जनता भी पूरी तरह से सड़कों पर है और अपने हुकूमत का सपोर्ट कर रही है। तो ईरान तो अभी भी पूरी तरह से तैयार है। अगर वाकई ट्रंप हमला करना चाहते हैं और हमला होता है, तो ईरान पहले की तरह शायद उससे ज्यादा खतरनाक तौर पर वो डिफेंस करेगा, और ईरान के अंदर ये क्षमता पाई जाती है। एक यहाँ पर मैं और सिर्फ पॉइंट यहाँ पर नोट कर दूं, यहाँ पर प्रॉक्सी की बात हुई है, और बहरहाल हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट प्रॉक्सी का हम इस्तेमाल जब करते हैं हिजबुल्लाह, हमास और हुसीज के बारे में, तो मेरा सवाल ये है अब आपके पैनलिस्ट से, आपसे भी, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिजबुल्लाह को टेररिस्ट मानती है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुसीज को टेररिस्ट मानती है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्टेटमेंट है कि हमास टेररिस्ट है? हमारी गवर्नमेंट का कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं है कि वो हुसीज को, हिजबुल्लाह को या हमास को टेररिस्ट मानती हो। अमेरिका के कहने पर हम अगर किसी को टेररिस्ट कहते हैं तो ये सही नहीं है। हमें अपने स्टेटमेंट को, अपनी जो पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसीज हैं खासकर हमारे देश की, उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। हमें इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अमेरिका शुरू से जुल्म करता आया है, शुरू से इंसानियत के ऊपर हमले करता आया है, उसने तबाही के अलावा कुछ नहीं किया है। आज भी उसके अंदर क्षमता पाई जाती है, लेकिन तबाही की क्षमता पाई जाती है। वो अपने किसी भी गोल को इस वार के अंदर अचीव नहीं कर सकता है, और ईरानियों से लड़कर वो जीत नहीं कर सकता है। अब तक ईरान ने यही साबित किया है। ठीक है सैयद साहब, मैं लौट रही हूँ आपके पास। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है तो वो पहले बता देते हैं। मुस्तफा खामेनी के स्वास्थ्य को लेकर के एक अपडेट सामने आया है। ईरान का ये बयान है कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी पूरी तरह स्वस्थ है। सुप्रीम लीडर महत्वपूर्ण कामों का संचालन कर रहे हैं। मुस्तफा के स्वास्थ्य को लेकर के अमेरिका अफवाह फैलाने का काम कर रहा है। तो सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी को लेकर के ईरान की ओर से ये अपडेट जारी कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि वो बिल्कुल ठीक है, और वो और भी कुछ महत्वपूर्ण कामों में इस वक्त व्यस्त चल रहे हैं। और ये जो अफवाह फैलाने का काम कर रहा है वो अमेरिका की ओर से की जा रही है। अब एक बार फिर मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। संजीव सर, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद से मैं एक बार फिर जैनी साहब का रुख करूंगी। देखिए, जो ईरान के स्कॉलर हैं उनकी बातें मैंने सुनी, और देखिए जहां तक भारत का रुख है, भारत की जो सरकार है वो आतंकवाद के प्रति कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं रखती। और जब हमास नामक आतंकी संगठन ने 7 अक्टूबर 2023 को भारत के प्रति नहीं थे, आपके प्रति आप मेरी बात सुन लें पहले। मैं आपके बीच में नहीं बोला। तो जब भारत की जो सरकार ने, जब ये जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था, उस दिन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को अपने जो ट्विटर, जो अपना जो उनका एक्स का अकाउंट है, उसके माध्यम से
उन्होंने इजराइल के लिए एक संदेश लिखा था। उसमें आतंकवाद की और इस आतंकवादी हमले की भर्त्सना की थी, निंदा की थी, और ये कहा था कि भारत सोल्जर टू सोल्जर कंधे से कंधा मिला करके इजराइल के साथ इस आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में खड़ा है। और इजराइल ने जाहिर है कि युद्ध जब लड़ा तो भारत उसके साथ खड़ा रहा। यदि हमास और हिजबुल्ला और हुती को यदि भारत ने आज भी अगर आतंकवादी अगर सीधा सीधा प्रोनाउंस नहीं करते हैं और ये उनका अप्रोच अगर ऐसा ही कायम रहेगा तो वो दिन दूर नहीं कि हम इसको सीधा भी अनाउंस कर सकते हैं। इस बात को भी आप इस समझ के चलिए, क्योंकि भारत की जो सरकार है वो जरूर इस बात को भी कंसीडर करती है कि सभी को रिफॉर्म का मौका दिया जाना चाहिए, और कोई अगर कोई व्यक्ति हो या आतंकवादी संगठन भी अपने अंदर रिफॉर्म लाता है तो उसको मौका दिया जाना चाहिए। और ये जो मौका है वर्तमान समय में ईरान के इस्लामिक रिजीम के पास भी है, वो अपने अप्रोच में बदलाव लाए। अपने अप्रोच में स्टेट ऑफ इजराइल को क्या मदरलैंड रखने का कोई हक नहीं है। और मैं ईरान के स्कॉलर जो हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अगर सऊदी अरबिया, बहरीन और यूएई जैसे राष्ट्र इजराइल के साथ बातचीत कर सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं बात कर सकता? ईरान की इस्लामिक रिजीम आखिर स्टेट ऑफ इजराइल से इतनी नफरत क्यों करती है? इस बात को भी उनको समझना होगा कि अगर शांति के साथ रहना है तो डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन, सभ्यताओं के बीच में संवाद को बढ़ाना होगा। जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो शैतानी सोच है, जो सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की जो शैतानी सोच है, उससे हटना होगा और तभी जाकर के शांति स्थापित हो सकती है। ये देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि ताली दोनों हाथों से बजती है, बुद्धिमत्ता के साथ। ठीक है सर, आप ही की बात पर सर काउंटर करना चाह रहे पूर्णिमा जी और साथ ही सैयद जी। सर और मैम, आप दोनों प्लीज जल्दी से अपना अपना जवाब पूरा कीजिए। मैं जैनी साहब का रुख करना चाहती हूँ। पूर्णिमा जी, देखिए, एक बात होती है कि कह देना इट्स बहुत ईजी है कि दोनों को काम करना है। तो ये तो ईरान तो बैठा हुआ था ना निगोशिएशन टेबल में, एक बार नहीं दो बार बैठा था। 7 अक्टूबर को क्या किया संजीव सर? 7 अक्टूबर को क्या किया? नहीं प्लीज, व्हाई आर यू ब्रिंगिंग 7 अक्टूबर 1967 में जो ऑफेंसिव अटैक किया था इजराइल ने, तब आपने उसको टेररिस्ट नाम दिया था। आप मुझे संजीव जी, आपका मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इस मामले में आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, ठीक है ना? मैं बात कर रही हूँ मेरी टाइम में मैं बात कर रही हूँ। आपकी जब टाइम आएगा आप बात कर लेना संजीव जी। मेरी बात ये है सर सुरभि, ये बात होती है कि एक वेस्टर्न नैरेटिव को आगे बढ़ाना। आप एक जन को टेररिस्ट घोषणा कर देते हो, एक जन को टेरर स्टेट घोषणा कर देते हो, एक जन को टेरर प्रॉक्सी घोषणा कर देते हो। कल जिसके ऊपर $10 मिलियन का बाउंटी लगा हुआ था, अल जुलानी, सीरिया की अभी टॉप पोजीशन में बैठा हुआ है। आज यहाँ पे फॉरगेट अबाउट FBI बाउंटी, उनको रेड कारपेट दिया गया है। एक्स आईसिस, एक्स अलकायदा टेररिस्ट है वो। तो ये अमेरिका होता कौन है? संजीव सर प्लीज, I am not raising any, just raising my hand. I am just raising my hand. Please continue. Please continue. Please, I'm just raising my hand. I didn't say anything. Please don't disturb me. Please don't आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। यहाँ पे बैठना और बोल देना, दोनों हाथ में ताली लगाना, दोनों हाथ में ताली लगा। आपने तो कभी यूनाइटेड स्टेट्स को उंगली नहीं उठाए। आज जो यूनाइटेड स्टेट्स आपने वेनेजुएला की लिटरली लास्ट मैंने देखा था 183 पीपल मार दिया बोट में स्ट्राइक करके, उसके अगेंस्ट तो कोई बोल नहीं रहे। वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं है। आज उसी समय वेनेजुएला की जो मादुरो को उठाया था जनवरी में, तब आपकी जैसे कंट्री अगर बोलते तो ईरान की नौबत नहीं आती, लेकिन आपकी जैसे कंट्री भी चुप रहते। क्यों? क्योंकि आप सेल्फिशली आप देख रहे हो कि हमारे ऊपर जब अटैक आएंगे तब आप बोलेंगे, तब तक नहीं बोलेंगे। ठीक है पूर्णिमा मैम, अब सैयद सर को बोलने का मौका दे देते हैं। संजीव सर, इस तरीके से सर जैनी सर का तो मैं रुक ही नहीं कर पाऊंगी। बस एक मिनट दीजिएगा। देखिए, मैं पूर्णिमा जी की मैंने बात सुनी, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। और देखिए, ये बात ये उनका कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि हमने वेनेजुएला के बारे में नहीं बोला था। आप मेरे पुराने डिस्कशन उठा के देख लीजिए। वेनेजुएला में जो भी ऑपरेशंस हुए, टैरिफ को लेकर के जो ट्रम्प की जो पॉलिसीज थी, मैंने उनकी घोर आलोचना की। जहां पर भी मुझे आलोचना करने का अवसर मिलता है, जहां मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है, मैं बेबाकी से बात रखता हूँ। और आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप बीच में मत बोलिए, स्टेट के बारे में आप बीच में क्यों बोल रही है? अभी आप उनकी बात कर रही है, मुझे दिखा दीजिए। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। आप बीच में स्टेट के बारे में मैम छोटे बच्चों की तरह इस तरीके से अगर आप लोग इस बहस में उलझ जाएंगे तो मैम हम डिस्कशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है,
अब पूर्णिमा जी और संजीव जी, आप दोनों प्लीज अब यहाँ शांत हो जाइए प्लीज सर, प्लीज। अब इस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। सैयद सर, आप कुछ बात रखना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख लीजिए। मैं ये कह रहा था कि मैंने जहां भी इस तरीके की बात होती है, जहां पे अनफेयर मुझे लगता है, मैंने उसकी आलोचना की है। इन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं बोला। हमारी मीडिया में बहुत ही क्रिटिसिज्म, हार्श क्रिटिसिज्म किया था हमने, जब वेनेजुएला का ये ऑपरेशन हुआ था। ठीक है संजीव सर, वो पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा है कि हमने क्या चलाया क्या नहीं चलाया है। मैं आप लोगों के पास लौट रही हूँ। इस बीच एक और बड़ी खबर है कि मिडिल ईस्ट के हालात पर यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का बयान सामने आ चुका है। जंग की वजह से हर घंटे हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। ये गुटेरेस की ओर से कहा गया है, लड़ाई रोक करके बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए और ऐसे कदम उठाने की जरूरत जिससे हालात न बिगड़े। तो फिलहाल उनकी ओर से यानी कि एंटोनियो गुटेरेस ने ये कहा है कि जंग की वजह से हर घंटे हालात बिगड़ रहे हैं, लड़ाई रोक करके बातचीत का रास्ता अपनाना बहुत जरूरी है जिससे कि हालात और बिगड़ने ना पाए। एक बार फिर मेहमानों का हम रुख करते हैं। सैयद सर, जल्दी से आप अपनी बात सर पूरी कर लीजिए सर। जी सर, पूर्णिमा मैम ने बिल्कुल सही कहा कि हमें स्टेट के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको देखना चाहिए। और यहाँ पर कहा गया कि मोदी जी ने आलोचना की थी, हमास को टेररिस्ट कहा था। जाहिर है कि वो मोदी जी का पर्सनल स्टेटमेंट था, वो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट था, वो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, वो उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट नहीं था। इस बात को आप इस बात को भी समझिए। आप जो व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए आप। मैं अपनी जिम्मेदारी पे बोल रहा हूँ, आपके कहने पे नहीं बोलूंगा। और स्टेट मुझे डिक्टेट नहीं करेगा। मैं अपनी विचार आप ये जो तकरीर दे रहा है को कहे वही करो, ये हो नहीं सकता। ये मैं डेमोक्रेसी में रहता हूँ, मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए, पहले बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद बोला कीजिए। नहीं, मैं आपकी बात, आप बोलिए अपनी बात, बताइए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी का जो स्टेटमेंट था वो पर्सनल स्टेटमेंट था, वो स्टेट का स्टेटमेंट नहीं था। स्टेट का स्टेटमेंट हमास के बारे में या उस हमले के बारे में जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आया था, वो हमारे गवर्नमेंट का, हमारे स्टेट का स्टेटमेंट था, जिसमें कहीं पर भी हमास को टेररिस्ट नहीं कहा गया है। हिजबुल्लाह की आप बात कर रहे हैं, हिजबुल्लाह कब टेररिस्ट कर रहे हैं, जबकि हिजबुल्लाह बनी कब है, बनी कैसे है? जब इसराइल ने लुबनान के ऊपर हमला किया है, लुबनान की लैंड को कैप्चर किया है, तो लुबनान की अवाम ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की है, उसे अपनी सरजमीन से बाहर निकाला है। ये हिजबुल्लाह बनी है। हिजबुल्लाह लुबनान की अवाम है जिसको पूरा हक है, अगर उसके ऊपर कोई हमला करता है तो वो अपना डिफेंस करे, उसे टेररिस्ट नहीं कहा जा सकता। अगर आप इसराइल की बात करते हैं तो इसराइल वो देश है कि जो पिछले 80 साल से 78 साल से दुनिया के ऊपर, खासतौर फिलिस्तीनियों के ऊपर टेरर कर रहा है, उनके हमले कर रहा है, उनके बच्चों को मार रहा है, उनके औरतों को मार रहा है, उनके स्कूल्स को डैमेज कर रहा है, उनके हॉस्पिटल्स को डैमेज कर रहा है, रिपोर्टर्स को मार रहा है। ये है वो टेररिज्म जिसको पूरी दुनिया को टेररिज्म कहना चाहिए। हमास तो अपना डिफेंस कर रहा है, फिलिस्तीनी अपना डिफेंस कर रहे हैं, हिजबुल्लाह अपना डिफेंस कर रहा है, और उनको पूरा हक है अपना डिफेंस करने का। ठीक है सैयद, ठीक है। अब सर एक लास्ट रिएक्शन में एजीपी जैनी सर से भी लेना चाहूंगी। जैनी सर, जो सिचुएशन इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीस टॉक की बात होती है, उसके बाद से फिर से ब्रीफिंग दी जाने लगती है कि नहीं अभी वॉर कंटिन्यू रहेगी। ईरान कहता है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई तो फिर हम जवाब जरूर देंगे। तो सर ये जंग आखिर जाकर के रुकेगी क्या? और सर इतना आसान है क्या कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप पावर के दम पर खुलवा लेंगे? नेवल ब्लॉकेट तो आपने किया हुआ है और आप ईरान को कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। बिल्कुल आपने सही कहा सुरभि जी कि ये जंग नहीं रुकेगी जब तक कि हॉर्मुज नहीं खुलेगा। और जो हम आपस में भी चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर में मैं, क्योंकि समय का तकाजा है, बहुत जल्दी से मैं फैक्ट की बात बताता हूँ। देखिए, सही कहा है कि वन कंट्रीज फ्रीडम फाइटर इज अनदर कंट्रीज टेररिस्ट। तो ये परसेप्शन की बात है कि आप किसको किस नजरिए से देखते हैं। आपका नजरिया अगर वो फ्रीडम फाइटर का है तो आपका रवैया अलग होगा। अगर आपका जो नजरिया आपको उसको टेररिस्ट देखने का है तो आपका रवैया होगा। पहले तो आपका नजरिया ठीक करिए, उसके बाद में आपका रवैया। तो इसीलिए ये कहते हैं कि वन कंट्री इज फ्रीडम फाइटर इज अनदर कंट्री इज टेररिस्ट। दूसरी बात, ये मानी हुई बात है कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद
कोई भी जंग, सुरभि जी मैं फिर बोल रहा हूं, कोई भी जंग आज तक नहीं जीती है। ईरान ले लीजिए, इराक ले लीजिए, कुवैत ले लीजिए, आप वियतनाम ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, कहीं भी उन्होंने कोई जंग नहीं जीती सर। लेकिन ट्रम्प तो कहते हैं कि जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ या 2 हुआ और जितने संघर्ष हमने किए हैं, तो ये तो अभी बस शुरुआत सी है, महज अंगड़ाई भर ली गई है। जी हाँ। और जो कोई भी ये स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि पूर्णिमा मैडम ने सही कहा, ये जो स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, डरावने भगावने वाले जो स्टेटमेंट्स ट्रम्प कर रहे हैं, ये सारा का सारा पॉस्चरिंग है, ये सारा का सारा नैरेटिव है। उनको पता है कि मेरे देश में मेरी रेटिंग कम हो गई है, इलेक्शन आने वाले हैं, साइकोलॉजिकल वॉर जी, उनका जो अमान है, उनका जो पॉपुलेशन है, उनका जो वोटर बैंक है, उनकी तरफ ये इशारा कर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ब्लैक डार्क ईगल मिसाइल लगा दूंगा, B1 बॉम्ब, ये सारा का सारा उनके। अगला बात ये आता है ये प्रॉक्सी के बारे में। देखिए, अगर ये प्रॉक्सी, अगर इनको हम टेररिस्ट कहें, तो ईरान ने बड़ा डिसाइड कर लिया, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बहुत सही समझ के बनाई ईरान ने, कि हम अमेरिका से हवाई लड़ाई लड़ नहीं सकते, नेवल लड़ाई लड़ नहीं सकते, जमीन की लड़ाई लड़ नहीं सकते, हमको एक असिमेट्रिक वॉरफेयर, चींटी और हाथी वाली लड़ाई लड़नी है। तो उसके लिए इन्होंने जो है हमास, हिजबुल्लाह और हूती को अपने प्रॉक्सीज बनाया है। आप देखें कि अगर आज अमेरिका में बैठ के अगर कोई उनको अगर बोले कि वो टेररिस्ट है, तो गलत है। क्यों? पाकिस्तान में जब ओसामा बिन लादेन को बोला, और ओसामा बिन लादेन को उनके जब तो प्रेसिडेंट थे अपने मुशर्रफ, उन्होंने बोला था क्या सुरभि जी, कि ये टेररिस्ट हमारे नेशनल एसेट हैं। तो वही बात हो जाती है परसेप्शन की कि किसको आप नेशनल एसेट। आज के दिन हिजबुल्लाह, हमास और हूती ये उनके नेशनल एसेट्स हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि क्यों नहीं ईरान ने अभी तक बाबल मंडप को और रेड सी को बंद कर दिया। कर देना चाहिए था, कर देना चाहिए था। जो तबाही हो रही है, थोड़ी और तबाही होती, तब लोग टेबल के ऊपर आते। अब रही बात के पीस की कैसे होगी, देखिए, जब तक कि ये 2 नेशन थ्योरी का हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं पूरे वर्ल्ड में, यूनाइटेड नेशंस से लेके हर जगह के 2 नेशन थ्योरी, के पैलेस्टीनियंस को भी जीने का हक है, इजराइल को भी जीने का हक है, और ईरान को भी जीने का हक है। जब तक टेबल पे बैठ के गिव एंड टेक नहीं होगा, कुछ दो कुछ लो, कुछ मानो कुछ झगड़ा करो, छोटे मोटे झगड़े चलते रहेंगे। ये कंपटीशन तो इंटरनेशनल रिलेशन में चलता रहेगा। लेकिन जब तक कि एक ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड, क्लियर माइंडेड नेगोशिएशन नहीं होंगे, बट अ नेगोशिएशन कैन नॉट बी एन अल्टीमेटम। सुरभि जी, अभी तो जो नेगोशिएशन हो रहे हैं वो अल्टीमेटम है, या तो आप मानो, या तो आप अपने न्यूक्लियर सारे के सारे हमें सौंप दो, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर। ये नेगोशिएशन नहीं है, ये अल्टीमेटम है। हमें 2 नेशन थ्योरी एक्सेप्ट करनी चाहिए। सबको जीने का हक है, सबको अपने नेशनल इंटरेस्ट में सोचने का हक है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, यानी आप ये मानते हैं कि ट्रम्प जानबूझकर सिर्फ दबाव बनाने का काम कर रहे हैं ईरान पर, और वो पीस टॉक की बात कहते हैं लेकिन वो करना नहीं चाहते। जी बिल्कुल 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 सही कह। ठीक है सर, और क्योंकि अब समय का अभाव है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने रिटायर्ड मेजर जनरल AJP जैनी सर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट पूर्णिमा नाज, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और सैयद सज्जाद सफावी हमारे साथ ईरान से जुड़े हुए थे। और आज हमने समझने की कोशिश की कि क्या वाकई ट्रम्प जो विध्वंसक प्लान की बात कर रहे हैं वो इसे इंप्लीमेंट करेंगे, या फिर एक बार फिर से सिर्फ ये धमकी भर है, और क्या ये धमकी ठोस होती हुई दिखाई देगी, पीस टॉक कहां तक पहुंचेगी, होगी भी या नहीं। फिलहाल सब कुछ अब निर्भर करता है कि आने वाला समय क्या कराता है। ट्रम्प शांत बैठेंगे या ईरान कोई एक्शन लेगा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।